ये वही क्वेश्चन है, न्यूटन रैप्सन विधि से निम्न के मान निकालिए। √5 का मान 5 दशमलव अंक तक निकालिए। वही फिर से हम लेट कर लेंगे x, ठीक, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, x² = 5, ठीक, और इसे इधर लाएंगे, 0 फंक्शन बनाएंगे, f' निकालेंगे। फिर निकाला हमने 1 2, लो 0 पर भी करी लो आप, 0 पर भी -5 आएगा जो कि निगेटिव रहेगा। 0 1 2 3, फिर हमको मिला क्या, 4 और 5, ठीक। मैंने 3 क्वेश्चन एक से ही लिए तो इसलिए अलग अलग तरीके से रूट लेके दिखाया। आप चाहो तो एक ही तरीके से रूट ले सकते हो, ठीक। फिर 2 और 3 के बीच में रूट लाई कर रहा है, तो √2 और 3 के बीच में हमने इस बार ले लिया क्या, एक बार आपको लेके दिखाया इन दोनों के बीच का रूट, एक बार आपको लेके दिखाया लास्ट रूट, एक बार आपको इसी तरीके से, क्योंकि हमें कंटिन्यू क्वेश्चन में 2 और 3 पर ही ऑल्टरनेटिव मिल रहे हैं, तो हमने इस बार आपको लेके दिखाया x0 पर 2, ठीक। अब हमसे कहा है 5 दशमलव अंक तक। हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, ठीक, मतलब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट क्या रहेगा हमारा, x1 = x0 - fx0/f'(x0), ठीक। हमने वैल्यू पुट करी, हमारा आंसर कितना आया, 2.25। सेकेंड अप्रॉक्सीमेट लगाएंगे, x1 की वैल्यू लगाएंगे, x1 की 9/4 और f(x1), मतलब जो हमारे पास x है उसमें हम 9/4 और f'(x1) भी 9/4, वैल्यू हमारी कितनी आ गई। अब हमें देखिए, क्योंकि हमने रूट ऐसा सेलेक्ट किया है, चूँकि हमें क्या 5 दशमलव अंक तक निकालना है, ठीक, दशमलव के बाद हमें 5 अंक तक निकालना है, तो 9/4 जब हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 तो 4 और 1 5, दशमलव के बाद हमने कितना अंक तक निकाला, 5 अंक तक निकाल लिया। तो हमसे सीधे सीधे उसने बोला है 5 दशमलव अंक तक निकालिए, तो आपके कितना हो सकता है, आपका 3 में भी आए, 4 में भी आए, 5 4 में भी आए, कुछ नहीं कह सकते, जैसे आप रूट सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से होता है, ठीक। फिलहाल तो 10 तक हर हालत में आ ही जाता है रूट, इससे आगे नहीं बढ़ता है, कभी कभी 2 पर भी आता है, कभी कभी 3 पर भी आता है। तो हमारा कितना, 5 डेसिमल तक फाइंड कर लिया। अब देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन है, आप स्वयं करेंगे। x0 = 3 लेकर न्यूटन रैप्सन विधि का 2 बार प्रयोग करें। अब इन्होंने ये नहीं बोला कि 5 दशमलव अंक तक 4, उन्होंने सीधे सीधे बोला है कि आपको 2 बार प्रयोग करना है और इसके मूल प्राप्त करने हैं। 2 बार प्रयोग करने पे आपको हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है, उन्होंने सिर्फ रूट भी हमको क्या दे रखा है, 3। आपको क्या आंसर मिले, सिंपल से 2 बार x2 निकालो और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए न्यूटन रैप्सन विधि से वास्तविक मूल निकालिए। अब आपको इसमें आपको रूट फाइंड करने पड़ेंगे, उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा x0 कितना है, ठीक। ये देखिए आगे, देखिए आगे आपका है बाइसेक्शन मेथड, बोलजानो मेथड भी बोलते हैं इसे, और इंटरवल मेथड भी बोलते हैं। इसमें ना रूट हम बहुत जो हमारा वास्तविक रूट होता है उसके निकट तक ही, मतलब बहुत नियर अबाउट तक ही इसका रूट हम निकाल पाते हैं, एग्जैक्ट रूट नहीं निकाल पाते इस मेथड से। वर्किंग रूल क्या होता है, देखिए f(x) कोई भी इक्वेशन है, 0 है, वी आर गिवन इक्वेशन, फाइंड a एंड b सच दैट, वही पॉजिटिव निगेटिव। इसमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट कैसे निकालते हैं, रूट निकालने का। x1 जो हमने a और b 2 x की वैल्यू निकाली थी, जिन पर रूट हमारे कैसे आए हैं, जिसमें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव आई है, तो x1 a + b/2, देन कैलकुलेट fx1 एंड एग्जामाइन इट्स साइन, मतलब इसके साइन को भी हमको देखना है और fx1 भी देखना है। अगर fx1 हमारा निगेटिव आता है तो रूट हमारा किसके बीच में लाई करेगा, x1 और b के बीच में, किसके, x1 और b के बीच में, तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेट हमारा ये रहेगा। फिर हम फाइंड करेंगे fx2, ठीक। इसी तरीके से अगर fx1 हमारा पॉजिटिव आया तो x2 इस तरीके से इस कैलकुलेट करेंगे, रिपीट करेंगे, यही सब। अब क्वेश्चन देख लें सीधे, देखिए समीकरण है हमारे पास के मूल का तृतीय लगभग मान समद्विभाजन विधि से ज्ञात करें, ठीक। मूल का तृतीय लगभग मान, देखिए क्या कह रहा है, हमारे पास क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, फंक्शन की वैल्यू। हमने इसमें 1 पुट करा, नेगेटिव आया, 0 पुट करेंगे तब भी नेगेटिव रहेगा, 0 पुट करा तब भी नेगेटिव रहा, 1 पुट करा, 2 पुट करा तो हमें मिल गया पॉजिटिव। अब हमें वैल्यू क्या ऑल्टरनेटिव मिल गई, 1 पर नेगेटिव और 2 पर पॉजिटिव, रूट लाई बिटवीन 1 और 2, ठीक। तब हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट क्या कहता है, x1
1 + 2/2 3/2 फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इस पर रखेंगे 3/2। क्या आया? पॉजिटिव आया। रूट हमारा किस पर पॉजिटिव था? 2 पर। अब हमारे रूट किस किस के बीच में लाई करेंगे? 1 और 7/8 के, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आया और ये भी पॉजिटिव। अब इस वाले पॉजिटिव को छोड़ेंगे, रूट लाई करेगा 1 और 7/8 में। 1 और 7/8 देखिए, रूट लाइज बिटवीन 1 एंड कितना, सॉरी 3/2 इस x1 है, ये x1 ही तो रूट है। 3/2 7/8 तो वैल्यू आई है। रूट लाई बिटवीन 3/2 ठीक। अब f1 क्या है हमारा? नेगेटिव, और f3/2 क्या है? पॉजिटिव। इसे हम लिख भी सकते हैं, f1 जो है वो हमारा क्या है? नेगेटिव, और f3/2 जो है वो हमारा क्या है? पॉजिटिव। अब देखिए सेकेंड अप्रॉक्सीमेट निकालते हैं। 5/4 आया। फंक्शन पर निकालते हैं तो नेगेटिव आया, जो कि हमारा नेगेटिव है। ठीक। अब नेगेटिव देखिए किस पर आया था? नेगेटिव हमारा 1 पर था। नेगेटिव देखिए हमारा कितना 1 पे था, और अब नेगेटिव किस पे आया है? 5/4 पर। अब रूट हमारे किस पे? ऑल्टरनेटिव लेने, प्लस हमारा 3/2 पे आया। नेगेटिव हमारा किस पे आ गया? 5/4 पर। अब हमें 1 वाला नेगेटिव छोड़ना है। 3/2 5/4 पर हमको रूट लेने हैं। इन दोनों के बीच में लाई करेगा। x3 हमने निकाला, 5/4 इनकी वैल्यू निकाली, और हमारा आंसर कितना आया? 1.375, क्योंकि इन्होंने बोला है तृतीय लगभग मान तक, मतलब पॉइंट के बाद 3 वैल्यू तक हमको आंसर निकालना है। इसमें देखिए सम विभाजन विधि, सम विभाजन भी बोलते हैं, सम विभाजन भी बोलते हैं, बोलजानो मेथड भी बोलते हैं। ठीक। विधि से 3 बार प्रयोग करें, दैट मीन्स x1 x2 x3। थर्ड अप्रॉक्सीमेट तक हमको निकालना है और मूल ज्ञात करें, जो कि 1 और 2 के बीच में, बहुत आसान तरीके से। अब हमको नहीं इसमें कंफ्यूज होना है कि हमें कितनी बार क्या करना है, हमें सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया 1 और 2 के बीच में रूट लाई कर रहा है। 1 पर निगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आएगा, 2 पर पॉजिटिव या निगेटिव आएगा, चेक कर लेते हैं। 1 पर निगेटिव आया, 2 पर पॉजिटिव आया। रूट हमारे किस किस के बीच? 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट निकाला, 3 बार प्रयोग करना है, साफ सी बात है, 3 बार लगाओ और आंसर निकालो। रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट, फंक्शन पर वैल्यू निगेटिव आई है, बस इतना चेक करना है कि फंक्शन पे वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव और रूट किसके बीच में लाई कर रहे हैं, बस इतना चेक करना है। पूरा मेथड वैसे ही लगाना है। तो अब रूट हमारा निगेटिव आया, निगेटिव हमारा किस पे आया था? 1 पर। ठीक। 1 पर निगेटिव आया, तो अब हमें 1 वाला छोड़ना है, रूट किस में लेना है? इस वाला 1.5 वाला। अब रूट किस किस के बीच में? 1.5 और 2 के बीच में। ठीक। अब हमारा सेकेंड अप्रॉक्सीमेट। अब देखिए फंक्शन पर देखिए निगेटिव आया है, निगेटिव अभी किस पे आया था? निगेटिव हमारा इस पे आया था। तो अब हमें किस पे लेना है? अब हमें किस पे लेना है? फंक्शन की वैल्यू। अब हमको लेनी है रूट लाइज बिटवीन 7 पॉइंट। अब हमको इसको छोड़ना है, इस पे निगेटिव, देखिए इस पे निगेटिव, इन 1.5 पर हमारा क्या आया? निगेटिव आया, और 1 पर भी निगेटिव था। अब हम 1.5 को ले रहे हैं, तो 1 वाले को छोड़ेंगे निगेटिव में। ठीक। अब इस पर भी निगेटिव आ गया। ठीक। रूट लाई किसे? 1.5 पर और 2 पे। 1.5 पर निगेटिव आ रहा है, 7.5 पर भी निगेटिव आ रहा है, तो अब 1.5 तो ले चुके हैं, अब 7.5 लेंगे, और रूट पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। अब इन दोनों के बीच में रूट लाई करेगा तो x3 निकालेंगे। ठीक। फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालने पर हमारा क्या आएगा? ये पॉजिटिव। अब पॉजिटिव आया है, 3 बार ही बोला है ना प्रयोग करने को, चलो मैंने 4 बार कर दिया, 3 बार ही, वैसे तो आंसर यहीं पर ख़त्म हो गया। अब रूट किसके? अब पॉजिटिव आ गया, रूट क्या हो गया? पॉजिटिव आया है, तो अब रूट किस पे? पॉजिटिव तो हमारा इस पे आया था, 2 पे। अब हमारा रूट किस किस के बीच में लाई करेगा? क्योंकि निगेटिव इस पे आ रहा था, अब हमारा लाई करेगा 1.75 एंड 1.85। x4 निकालेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक। ये क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा, पढ़ लीजिए। बोलजानो मेथड, सम विभाजन मेथड, उसी को बोलते हैं बाइसेक्शन मेथड को। आगे देखिए अब ये लास्ट मेथड है, क्वेश्चन है इसमें हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक तो सिंपल ही सॉल्व करते हैं। हमें अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 दे रखी है,
बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि जैसे हम एक एक को एलिमिनेट करते जाते हैं और हमें फाइनल एक इक्वेशन मिल जाती है, मतलब एक वैल्यू मिल जाती है, एक वैल्यू मिल जाती है। ठीक, अब देखिए क्या है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक, अब हम इन इक्वेशन को फाइंड करने के बहुत सारे मेथड हैं लीनियर इक्वेशन को, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ एक ही मेथड दे रखा है, गॉस एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है, इसको भी फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। मैं आपको मैट्रिक्स से सॉल्व करना बता रही हूँ, ये ज़्यादा आसान है, और आप चाहो तो पहले सेकंड थर्ड को करो, फिर जो वैल्यू आए वो फर्स्ट में रखो, फिर फर्स्ट और थर्ड को करो, जैसे हम नॉर्मली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन आप ये सीखो, ये सबसे आसान है। देखिए इस तरीके का आपको कोई सिस्टम दे रखा होगा, इक्वेशन का सिस्टम दे रखा होगा। तो ax इक्वल टू हमारी क्या रहेगी b। तो ax का मतलब हमारे पास जो a वैल्यू है, a मतलब ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। ज़रूरी नहीं कि हम जैसे हमने a1 b1 रो बनाई है ऐसे ही बनाए, हम अपने हिसाब से बनाएंगे कि हमें कहाँ पर क्या करना है। मैट्रिक्स में सबने पढ़ा है 12th में। और ये x का मतलब, कैपिटल X का मतलब होता है x बाई z। ठीक है, कॉलम फॉर्म में ये d1 d2 d3। ठीक, फाइंड ऑगमेटिक मैट्रिक्स फॉर गिवन सिस्टम। देखिए ये होता है हमारा इस तरीके से, ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑगमेटिक मैट्रिक्स सी इंटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और आइसोलेशन फॉर्म। देखिए कैसे, आप क्वेश्चन पे आइए डायरेक्ट। कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, ये बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये हमें इक्वेशन का एक सिस्टम दे रखा है। हमें इसको चाहो तो आप इसे सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो, क्या एक्स वाई जेड की वैल्यू इतनी निकालनी है वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसे गॉस एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, तब भी हम इसको मैट्रिक्स मेथड से करते हैं। क्या ये इक्वेशन दे रखे हैं, सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या है, ax इक्वल टू बी। ठीक, ax इक्वल टू बी मैट्रिक्स बनाया, मतलब a के मतलब x के कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट। ऑगमेटिक मैट्रिक्स बनाएंगे c a b। देखिए कैसे इसको लिखेंगे, और एक तरीके से आप समानुपात का साइन लगाकर इस वाली वैल्यू को इसके साथ ही लिख देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको या तो अपर ट्रायंगुलर में चेंज कर लें या आइसोलेट फॉर्म में चेंज कर लें। अपर ट्रायंगुलर क्या कहता है कि जो डायगोनल है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहती है कि जो हमारा डायगोनल है, ठीक है, उसके नीचे के जो जीरो, उसके नीचे की जितनी वैल्यू होती हैं वो क्या रहती हैं, ज़ीरो रहती हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक, अपर का मतलब ये मत सोचना कि ऊपर ज़ीरो रहेगा, नीचे ज़ीरो। आइसोलेट फॉर्म में क्या होता है कि हमारा जो ये होता है ना डायगोनल 1 रहता है, और बाकी ऊपर नीचे सब क्या रहता है, ज़ीरो। डायगोनल हमारा 1 रहेगा और ऊपर नीचे ज़ीरो। आप चाहें तो आइसोलेट फॉर्म बना सकते हैं, चाहे तो आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना सकते हैं। किसके द्वारा आप बनाएंगे, ऑपरेशन के थ्रू। सबने डिटर्मिनेंट में भी ऑपरेशन लगाया है और मैट्रिक्स में भी ऑपरेशन लगाया है। हम इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास 1 है, ठीक, 1 मिल गया हमको। देखिए इधर जो हमारे पास ये इक्वेशन थी ना, कोशिश करते हैं हम फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 हो। अगर नहीं भी है तो हम उसे 1 बनाएंगे। जैसे कि हम 3 को अगर सपोज कुछ भी होता है यहाँ 3 4 5, तो फर्स्ट जो हमारी रो का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम क्या बनाते हैं, 1। कैसे, कॉमन लेके, मैंने डिटर्मिनेंट में सब बताया है फर्स्ट ईयर में। देखिए तो अब हमने इसमें क्या करेंगे, आपको इसमें देखिए हम कैसे भी करके 1 2 3 इनको हम 0 बना दें। 0 कैसे बनाएंगे, हम कुछ ऑपरेशन लगाएंगे। कैसे, 1 का यूज़ करके इन दोनों का यूज़ इसमें करें। देखिए अगर हम रो 2 रो 1 रो 3 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करें, ठीक, 3 को भी 1 में से सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें ये दोनों 0 मिल जाएंगे। कैसे, R2 माइनस R1, ये 1 में से बन गया 0, बाकी कोई वैल्यू मिले हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक, उसका देखिए 3 माइनस, अगर मैं R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मिलेगा क्या, R3। ये सब करा चुके हैं ऑपरेशन। अब हमें 2 0 मिल गए। ठीक, अब ऐसा मत करना आप
कि इसकी और इसकी फिर से अगेन ये मैट्रिक्स हमको मिली। अब ये मत करना कि इसका और इसका फिर से प्रयोग करेंगे, लेकिन उस केस में अगर हम इसका यूज़ अगर अगेन हम ऑपरेशन लगाने में कर दें तो फिर हमारी ये वैल्यू फिर हट जाएगी। अब हम कोशिश करेंगे इन दोनों का यूज़ करने का, इन दोनों को यूज़ करने का प्रयोग करके तब हम इसको ज़ीरो बना दें तो हमारा ये अपर ट्रायंगुलर में चेंज हो जाएगा। तो हम इसको लगा दें R3 माइनस 3R मतलब हम इसमें क्या करें 13 तिया 39 और 13 तिया 39 और 3 की 13 से गुणा कर दें। ठीक, देखिए 3R3 में 3 से गुणा करें और इसमें एक R2 में 13 से गुणा करें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो चेंज किस में होगा R3 में। तो हमें मिल गया क्या 0। डायगोनल हमारा इस तरीके, डायगोनल के नीचे का सब, इससे मतलब नहीं है लेकिन ऑपरेशन इनमें भी लगेगा तो हमें 0 मिल गया। अब हमारा क्या बन गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलने पर अब हमें बैकवर्ड जाना है। क्या जाना है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन में जाना है। मतलब अब हमको ये x1 मतलब a की वैल्यू थी, ये b थी, ये c थी और ये a2 b2 c2 a3 b3 c3 थी। अब हम इसे फिर से इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन की फॉर्म में मतलब 1x1 ठीक 4y माइनस z इक्वल टू -5। देखिए 0 को हम लिख सकते हैं 0x माइनस 3y और -5z और 7z। एक वैल्यू आपको इस तरीके से मिलेगी कि आपको एक सिंगल से वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 71z इक्वल टू 148 इक्वेशन नंबर 3 z इक्वल टू 148/73। ठीक, ये अब देखिए ये वैल्यू हम किसी में भी रख दें, किसी में भी रखने पर हमें y की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो होगा वो x बाई z। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ हमें बाई z में मिलेगा, फिर आप उसी जो इक्वेशन आएगी फिर आप उस इक्वेशन को इसमें सॉल्व करेंगे तब आपको एक फाइनल वैल्यू मिलेगी। z की भी मिल सकती है, y की भी मिल सकती है। ठीक, उन दोनों की जो वैल्यू मिलेगी किसी भी एक इक्वेशन में रख के आपको दूसरी वैल्यू मिलेगी, फिर वो दोनों वैल्यू पुट करके आपको तीसरी वैल्यू मिलेगी। इस तरीके से आपको x बाई z तीनों की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उस केस में आप उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। थैंक यू।